वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 4 कृषि के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमने इसकी देख ली है। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं देखी है वे पहले इसकी थ्योरी देख ले ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सके। थ्योरी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहें तो इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कृषि क्या है। कृषि यानी कि खेती जिसे हम बोलते हैं। कृषि फसल, फलों, सब्जी, फूलों को उगाना और पशुपालन से संबंधित सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। मतलब कृषि हम किसे कहते हैं? कृषि का दूसरा नाम आप खेती से संबंधित समझ लीजिए। जब हम फसल का उत्पादन करते हैं, फसल में कौन कौन चीजें आती है? गेहूं, दाल, चावल, मक्का और बहुत सारी अन्न जो आते हैं जिनका हम मतलब क्या करते हैं? खेती करते हैं। और फल की खेती, सब्जियों की खेती और फूलों को उगाना और पशुपालन, ये सारी की सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? कृषि कहलाएंगी। और कृषि को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। तो कृषि हमने समझ लिया कि कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। अन्न उगाना, फल उगाना, सब्जियां उगाना और पशुपालन करना, इन सारी चीजों को हम कृषि के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो जाएंगे, ये आप समझ लीजिए कि इसके क्या क्या भाग हैं, इनमें क्या क्या आवश्यकता होती है। तो कृषि के लिए हमें आवश्यकता होती है स्थल कृति की, यानी कि जमीन, मिट्टी यानी मृदा और जलवायु यानी कि मौसम। इन तीनों चीजों के द्वारा जो है कृषि अत्यंत प्रभावित होती है। बिना इन तीनों के कृषि जो है वो संभावित नहीं है। इसीलिए जो है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएंगे? 3, स्थल कृति, मृदा और जलवायु। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लिखा गया कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है? इस कृषि की क्या हानि होती है? स्थानांतरित जैसा नाम से संबंधित है, एक स्थान से दूसरे स्थान, और इससे होने वाली हानि क्या क्या है? चलिए हम इसे देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि जिसे हम वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंडों को साफ करते हैं, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों में उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली भी करते हैं। तो स्थानांतरित कृषि जो है किस नाम से जानी जाती है? कर्तन और दहन प्रणाली के दूसरे नाम से यह जानी जाती है। ज्यादातर ये जो कृषि होती है स्थानांतरित कृषि, ये आपको पहाड़ी वाली इलाकों पे होती है, जहाँ पे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत होते हैं, उनको काट कर यह खेती की जाती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काट दिया जाता है और भूखंड जो होते हैं उनमें आग लगा दी जाती है। जैसे कि जो भी पहाड़ी विधि पर खेती की जाती है, झूम विधि से, वहाँ पे जो भी फसल बच जाते हैं उनको आग लगा दिया जाता है ताकि यह जो है उपजाऊ हो सके। और उपजाऊ होने के बाद जो है यहाँ पे उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए। और कृषक तब तक क्या करते हैं? दूसरे भूखंड पर खेती करते हैं। मतलब एक कृषि को छोड़कर, एक कृषि स्थान को छोड़कर दूसरे कृषि स्थान पर वे क्या करते हैं? खेती करते हैं। और वहाँ पे जो भूमि में आग लगाई जाती है और खेती की जाती है उर्वरता के बाद, उसे ही हम कौन सी प्रणाली कहते हैं? तो कर्तन एवं दहन प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इसे हानि होने वाली क्या क्या है? तो इससे मृदा का अपरदन हो जाता है, वनों का ह्रास हो जाता है और पर्यावरण प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है कि स्थानांतरित कृषि में अगर थोड़ा फायदा है तो हानि ज्यादा होती है। मृदा का अपरदन हो जाता है, मतलब मिट्टी जो है उसमें गिरावट आए तो वो कमजोर हो जाती है। और वन जो है उनका ह्रास होता है, क्योंकि पेड़ पौधों को आग लगा दिया जाता है। तो आग लगाने के कारण क्या होते हैं? मतलब जैसे कोई आदमी एक जगह पे खेती कर रहा है और वहां पे उसको कर्तन और दहन प्रणाली के लिए कुछ वर्ष छोड़ दिया जाता है, तो फिर जो आदमी है वो अपना नया स्थान ढूंढता है। उसके लिए वो क्या करता है? वनों को काटता है और वन को काटने के बाद जमीन साफ करके वहीं पे खेती करता है। तो इस तरीके से वनों का ह्रास होता है। और इन दोनों के हो जाने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वनों या मृदा के संबंधित जितने भी छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको आग लगाने के बाद जो है पर्यावरण प्रदूषित होती है। और पेड़ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसके अलावा जो है मौसम को भी स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं और वर्षा में भी सहायक होते हैं। तो इन तीनों चीजों इसमें पूर्ण रूप से जो है पर्यावरण का असर पड़ता है, प्रभावित होता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रोपण कृषि क्या होती है। तो रोपण कृषि को हम जानेंगे कि रोपण कृषि हम किसे कहते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रसार है, जिसमें आपको कोई भी व्यक्ति जो है कार्य करता है, जैसे कि जो भी माल है उसको वो क्या करेगा? बाजार में बेचेगा। तो वाणिज्यिक कृषि हम उसे ही कहते हैं जब व्यक्ति केवल अपने लिए अन्न नहीं उपजाता है, व्यवसाय के लिए अन्न उपजाता है, उसे मार्केट में जाकर, सब्जी मंडी में जाकर बेचता है। तो रोपण कृषि किसका उदाहरण है? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि हम लोग समझ गए जब व्यक्ति
या किसान अपने लिए व्यापार, अपने लिए कृषि न उगाकर, अपने लिए खेती न कर बाकी अन्य लोगों के लिए करता है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए अन्न उपजाना आसान नहीं है। तो इसीलिए किसान को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो बहुत ज़्यादा पूंजी और अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत सारे मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे व्यक्तियों का भी। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हरित क्रांति हो गई, हरित क्रांति विधि जिसने गेहूं को अत्यंत प्रभावित किया है। उसके बाद जो है गेहूं की खेती में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है और इसमें विकास भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी को जांचा जाता है, उसके बाद खाद का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद चौथा क्या है कि मुख्यतः इसमें चाय, कहवा, काजू, रबर, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है, क्योंकि इनका व्यापार व्यवसाय जो है मुख्य तौर पर किया जाता है। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो मतलब सरकार क्या करती है, जैसे बहुत सारे किसान हैं वो मतलब दुनिया के लोगों के लिए अन्न उपजाते हैं, तो उनके पास इतना तो पूंजी नहीं है कि वो खुद ही क्या करें, जमीन पर खेती कर सके। इसके लिए सरकार क्या देती है, उन्हें किसान लोन देती है। लोन के माध्यम से वो मशीन खरीद पाते हैं, जमीन खरीद पाते हैं और उत्तम किस्म की बीजें और वैज्ञानिक विधि से प्रयोग किए जाने वाले बहुत सारे चीज़ों को वो खरीद पाते हैं, ताकि जो है कृषि में विकास हो सके। अब सरकार क्या क्या विकास में मदद करती है, तो पहला है सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चेकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। चेकबंदी एक कृषि की विधि है जिसके कारण भूमि को एकत्रित किया जाता है जहाँ पे कृषि की जाती है। दूसरा क्या है, सरकार क्या करते हैं, किसानों को उर्वरक देते हैं, कृषि उपकरण देते हैं, कीटनाशक देते हैं, इन चीज़ों से सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा है, किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज, उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते हैं, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी पूंजी नहीं होती है और श्रम करने के लिए बहुत सारी मशीनें नहीं होती है कि वो किसी कार्य को मतलब बड़े क्षेत्र पर कर सके। इसलिए सरकार उन्हें क्या करती है, सहायता देती है किसानों को किस चीज़ में, तो उर्वरक में, बीज में, इन चीज़ों में सहयोग करती है। चौथा है, सरकार कृषि उत्पादनों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। मतलब किसान उतना सारा जो अन्न है वो उपजाकर कहाँ रखे, तो भंडारण की सुविधा कौन देता है, तो किसान को सरकार देती है। अब चलिए यहाँ दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करना है। यहाँ पे उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूं उगाना और उसके बाद है आदिम कृषि है फलों व सब्जियों को उगाना है। तो इसको हमको क्या करना है, उद्यान कृषि का अर्थ तीनों में से बताना कि उद्यान कृषि का अर्थ क्या हो जाएगा, तो फलों और सब्जियों को उगाना। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है, फलों और सब्जियों को उगाना। आपका यह ऑब्जेक्टिव का तीसरा आंसर हो जाएगा। दूसरा है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, चाय को कहते हैं, कपास को कहते हैं या पटसन को कहते हैं। तो पटसन जो है वो हल्के पीले रंग की होती है, इसीलिए उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन के रूप में हम इसे जानते हैं। पटसन से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है और यह गोल्डन रेशे के नाम से जानी जाती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, ब्राजील है, भारत है, रूस है। तो तीनों में से कौन सा देश कॉफी का उत्पादन करता है? जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने चैप्टर में देखा था कि कॉफी का उत्पादक कौन करता है, तो ब्राजील करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि कारण बताइए, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। और दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। पहले क्वेश्चन का आंसर पहले जान लेते हैं कि भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसे, तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत में कृषि में फसल, सब्जियां, फूल उगाना, पशुधन पालन, ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया। कृषि प्राथमिक क्रिया कैसे है, तो प्राकृतिक रूप से हमें जो चीजें मिलती हैं, जो प्रकृति के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, तो उसे हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रकृति के द्वारा हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले भारत में कृषि है, कृषि के अंतर्गत फल आते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन चीजें आती हैं, फसल, सब्जी, फूल, पशुधन, ये सारी चीजें क्या है, प्रकृति के द्वारा दी गई। तो प्राकृतिक यानी कि प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलकृतियां, मृदा और जलवायु विभिन्न होती हैं। विभिन्न स्थलकृतियां, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें पैदा करती हैं। इसका क्वेश्चन का अर्थ पूछ रहा है आपसे कि विभिन्न फसलें जो होती हैं, अलग अलग जगहों पर जो फसल उगाई जाती है वो क्यों उगाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे बिहार की जलवायु, स्थलकृति और मिट्टी क्या है, अलग अलग है। तो विभिन्न फसलों का प्रभाव किस कारण पड़ता है, स्थलकृति के कारण, उसके बाद आपको जलवायु के कारण और मिट्टी के कारण। तो बिहार में अलग फसल उगाए जाते हैं,
बाकी अन्य भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सभी जगहों पर अलग अलग चीज़ों की खेती की जाती है। जैसे कि ड्राई फ्रूट की खेती जो है वो ज़्यादातर कश्मीरी इलाकों में की जाती है। आपको पता भी होगा कि कश्मीर जो है वो मतलब किस चीज़ के लिए फेमस है, तो काजू किशमिश वहाँ उगाए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सेब हो गया, तो वो भी कश्मीर का ही फेमस फल है। तो ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें जलवायु के कारण जो है उगाई जाती है। केरल वगैरह जो वहाँ पे मसालों के लिए वो फेमस है, चाय पत्ती वगैरह के लिए फेमस है। तो स्थान और जलवायु और मिट्टी का प्रभाव जो है विभिन्न फसलों पर पड़ता है, और विभिन्न फसलों के में जो है अलग अलग जगहों पर मृदा, जलवायु और स्थलकृति के कारण जो है विभिन्न फसलें पैदा होती है, जिसे हम एकत्र रूप में क्या करते हैं अपने घरों में प्रयोग करते हैं। किसी एक स्थान पर नहीं उगाई जाती। अगर हम चाहें कि हम बिहार में काजू किशमिश की खेती कर ले तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो बिल्कुल भी अलग है। भारत जो है, या आप बिहार की बात कर लीजिए तो आम के लिए बहुत फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीचियाँ बहुत फेमस है। तो ये सब कारण क्या है, जलवायु, मिट्टी और स्थलकृति के कारण जो है अलग अलग जगहों पे अलग फल, अलग फसलें और अलग फूल उगाए जाते हैं। अब चलिए हम अंतर देख लेते हैं कि अंतर क्या कहा जा रहा है। प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया, निर्वहन कृषि और गहन कृषि में अंतर बताना है। तो प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्ष से होता है। मतलब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हम किसे रखेंगे? जिसका संबंध प्रकृति से होता है और हम इसे उत्पाद कर सकते हैं, इसका निष्कर्षण निकाल सकते हैं। और तृतीयक क्रियाएं क्या हो जाएगी? जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करता है। मान लीजिए कि प्राथमिक क्रिया में हम गेहूं उपजा लिए, उसको जो है मार्केट में बेचना है, तो वो द्वितीय क्रियाएं हो गई, उनसे लाभ कमाना क्या हो जाएगा? तृतीय क्रियाएं हो जाएंगी। अब प्राथमिक क्रिया में दूसरा अंतर है कि कृषि, मत्स्य, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है, और तृतीय क्रिया के उदाहरण क्या हो जाएंगे? यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा तृतीय क्रियाओं के क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्रिया जो हमें प्रकृति से मिलती है, प्रकृति से हमें कृषि मिलती है, मत्स्य मिलता है, वानिकी जंगल मिलती है। तो इन सब प्राकृतिक क्रियाएं जो है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। और तृतीय क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक और द्वितीय दोनों से होता है, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाओं दोनों से होता है, वो तृतीय क्रियाएं बनती है। जैसे कि यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, ये तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है, और इसमें कहीं ना कहीं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जो है वो मिला हुआ है। अब निर्वहन कृषि और गहन कृषि में अंतर स्पष्ट करेंगे। पहला है निर्वहन कृषि में केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि। मतलब कोई व्यक्ति जब अपने और अपने परिवार के लिए खेती करता है तो उसे निर्वहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि किसे कहेंगे? भूमि के एक छोटे से टुकड़े पे अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। मतलब एक छोटी सी भूमि है, उस पर अगर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा 5 व्यक्ति काम करता है, तो वो कैसी खेती कहलाएगी? गहन कृषि। क्योंकि वहां पे 5 व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, वहां पे 2 व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन काम नहीं होने के कारण जो है 5 व्यक्ति एक छोटे से भूमि पर कार्य करते हैं, तो वो गहन कृषि कहे जाते हैं। निर्वहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, उस भूमि पर केवल एक वर्ष में एक फसल उगाना है। लेकिन गहन कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि एक वर्ष में अधिक फसल उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और यहाँ पे जो है वो भूमि का भी ख्याल रखता है कि हम एक वर्ष के लिए उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे भूमि की उर्वरता बनी रहती है निर्वहन कृषि में। लेकिन गहन कृषि में व्यक्ति मजबूर होता है, क्योंकि उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और वो पेट पालने के लिए मजबूर होता है, इसलिए एक से अधिक फसल वो उगाता है। निर्वहन कृषि में इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं, और मतलब जो भी है वैज्ञानिक तरीका हो गया, उसके औद्योगिक मशीन सब हो गए, उनका प्रयोग जो है निर्वहन कृषि में किया जाता है। और गहन कृषि में इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। व्यक्ति क्या करता है? बिना मशीन के ही स्वयं कार्य करता है और पूंजी भी खुद लगाता है। अब चलिए इन दोनों में हम अंतर समझ गया। 5वां क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्रियाकलाप करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को आप एकत्र कीजिए, उसे कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मुद्रा में उगते हैं। आप ये खुद भी खोज सकते हैं कि गेहूं, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने सारे बीजों के बारे में पढ़ा था कि कौन सी मतलब बीज जो है किस मिट्टी में उगाई जाती है। आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि इन सब चीज़ों की खेती जो है किस मिट्टी में की जाएगी। आप अपने आसपास जैसे कुछ गेहूं तो वगैरह आप देखते ही होंगे, चावल वगैरह देखते ही होंगे, आप देखें, खोजें और हमें बताएं कि इन मतलब बीजों की खेती जो है किस मिट्टी में की जानी है। पत्रिकाओं, पुस्तक, समाचार पत्र और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली में अंतर पता कीजिए। जब हम चैप्टर पढ़ा था तो हमने जाना था कि भारत में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। भारत में जो किसान होते हैं वो धनी नहीं होते, उनके पास जो भूमि होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब उनकी जो क्षमता होती है वो भी बहुत कम होती है, उनके पास पूंजी और श्रम भी बहुत कम होता है, उनके पास अत्याधुनिक मशीन भी नहीं होती है। वही अमेरिका में जो है
वहाँ के किसान मतलब एक एक किसान जो है बहुत ज़्यादा भूमि रखते हैं, कई हेक्टेयर भूमि उनके पास होती है। तो भारत से अधिक स्थिति जो है अमेरिका की अच्छी है। हमारे यहाँ कीटनाशक चीज़ों का प्रयोग बड़े पैमाने पे नहीं किया जाता। वहाँ पे हमने एक पिक्चर देखा था बुक में कि हवाई जहाज के द्वारा जो है बहुत सारी जगहों पर जो है कीटनाशक पटाए जा रहे थे। और किसान क्या करते हैं, उनके पास इतनी भूमि होती है कि वो एक भूमि पर अलग और दूसरे अन्य भूमि पर अलग अलग खेती करके क्या करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। आप अपने बुक में भी क्या कर सकते हैं, उस पेज नंबर को देख सकते हैं, आपको आसानी से जो है उसमें अंतर स्पष्ट हो जाएगा। पेज नंबर 47 है आपकी ज्योग्राफी के बुक का, एक्सरसाइज 4 कृषि का चैप्टर है। उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बारे में दिया हुआ है। पिक्चर से बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि भारत में जो है किस तरीके के किसान होते हैं, उनके पास जो होती है भूमि वो कितनी कम होती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो कितनी ज़्यादा होती है। भारत के किसान के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि होती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक किसान के पास 250 हेक्टेयर भूमि होती है। और जो अधिक किसान होते हैं अमीर, उनके पास 300 हेक्टेयर तक भूमि होती है। तो आप इससे भी अंतर लगा सकते हैं कि भारत और अमेरिका में बहुत सारी अत्याधुनिक मशीनों की कमी है, किसानों के पास भी कमी है, और अमेरिका की स्थिति जो है वो भारत से कहीं ज़्यादा अच्छी है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए भी गए हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं। हम इसे एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। आप इसे देखें और याद करें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना अपने कॉपी में भी आप इसे नोट कर सकते हैं। गेहूं जो है वो दोमट, जलोढ़ और जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। चावल जो है चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। मक्का जो है वो जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। ज्वार जो है वो बलुआ दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। बाजरा जो है वो बलुआ दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। ज्वार भी जलोढ़ मिट्टी में, रागी बलुआ दोमट मिट्टी में, तिलहन जलोढ़ मिट्टी में, और दलहन जो है वो भी जलोढ़ मिट्टी में। ज्यादातर जो चीजें हैं वो जलोढ़ मिट्टी में ही उगाई जाती है। आप एक ग्रुप बना लीजिए, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी लिख लीजिए, उसमें जलोढ़ मिट्टी में ज्वार, उसके बाद आपको तिलहन और दलहन, उसके अलावा मक्का और गेहूं और चावल, इन सब चीजों को एक साथ रखे, आपको आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। बलुआ दोमट मिट्टी में ज्वार और बाजरा उगाई जाती है। बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी लिख लीजिए, उसके सामने एक बॉक्स बना लीजिए और उनमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं उन फसलों के आप नाम लिख लीजिए। आपको जो है याद करने में आसानी होगी और आप इसे लंबे समय तक याद रख सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे भारतीय किसान, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था तो बताया था कि भारत के पास क्या होता है, बिल्कुल 1 से 5 हेक्टेयर तक ही होता है। भारत का किसान मुख्य रूप से गाँव में रहता है और किसान वर्ष में कम से कम 2 फसल उगाता है। किसान अपने मित्र और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्य में संबंधी सलाह लेता है। किसान खेतों की जुताई भाड़े के ट्रैक्टर या बैलों से परंपरागत विधि से करते हैं। किसानों के पास भंडारण की सुविधा की कमी होती है, मतलब भारतीय किसानों के पास बहुत सारी चीजों की कमी होती है, जिसके कारण जो है अमेरिका से भारत की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। चलिए अमेरिका को हम देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी जो किसान होता है उसके पास फार्मा मैदान का 250 हेक्टेयर से 300 तक होता है। इसमें नहीं लिखा गया, आपके बुक में दिया गया है। किसान सामान्यतः फार्मा में रहता है, फार्म में, और किसान वर्ष में एक ही फसल उगाता है। किसान उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में वैज्ञानिक मदद लेता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से कृषि व्यवस्था जुड़ी होती है, जो किसान को उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। किसान ट्रैक्टर, बीज बोने के लिए मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, प्रेशर का उपयोग करके कृषि संबंधी विविध क्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किया जाता है अथवा बाजार अभिकरण मार्केट एजेंसियों में क्या किए जाते हैं, भेजे भी जाते हैं। तो हमने देखा अमेरिका और भारत के बारे में बहुत सारे अंतर हैं, जिसमें कि दिए गए हैं कि किस तरीके से भारत का किसान और अमेरिका का किसान जो है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। भूमि के संबंध में हो या आधुनिक मशीन के क्षेत्र में हो या फॉर्म के संबंध में हो। भारत के किसान के पास फॉर्म बहुत कम होता है, लेकिन अमेरिका के किसान के पास 200 से 50 से 300 हेक्टेयर तक अपनी भूमि होती है। वो वहीं रहते हैं, वहीं खेती करते हैं। उसके बाद खेती की जानकारी जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से लेते हैं अमेरिका के किसान। लेकिन भारत के किसान जो है वो गांव में रहने वाले हैं, उनके पास जो है इतनी सुविधा नहीं होती है कि वो कंप्यूटर आधारित इसकी जानकारी ले सके और बड़े पैमाने पे जो है खेती वगैरह कर सके। इनके पास जमीन की कमी नहीं होती है अमेरिका के किसान के पास, इसलिए ये पूरे वर्ष में एक ही फसल उगाते हैं। क्योंकि एक फसल उगाने से यह फायदा होता है जमीन को कि अगर हम एक फसल उगाते हैं और उसे कुछ वर्ष के लिए छोड़ देते हैं तो उसकी उर्वरता शक्ति बनी रहती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो जमीन है उस पर बहुत सारी खेती की जाती है एक ही जमीन पर, जिससे जमीन की उर्वरता शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। हमने इन अंतरों को देख लिया, तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।